हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज वायुदाब की पेटी और पवन संचरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर पेज स्टार्ट है तथा जिसको पीएचडी करनी है जीआरएफ लेकर, तो एनटीए नेट जीआरएफ की क्लासेस अवेलेबल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी में आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4500 रुपये। साथ में दोस्तों विद्या स्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इसमें भी आपको क्लासेस अवेलेबल है जिसमें आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 4000 रुपये। साथ में दोस्तों आचार्य बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अभी एमपी यूपी हरियाणा में वैकेंसीज आई है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है। इन क्लासेस में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ जो पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ में दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए भी ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी में भी दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल सीरीज है एनडीए नेट जीआरएफ सेट पीजीटी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता कॉलेज लेक्चरर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इसकी फीस है मात्र 299। इस टेस्ट सीरीज में भी दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में यूनिट के अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें 50 प्रश्न होंगे को व्याख्या सहित आपको सॉल्व करवाया जाएगा। साथ में परीक्षा की योजना के अनुसार भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे। कुल 10 टेस्ट होंगे जिन्हें भी आपको व्याख्या से ही सॉल्व करवाया जाएगा और सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन क्लासेस भी पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर प्रोवाइड की जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। तो चलिए दोस्तों, वायुदाब संचरण और पवन संचरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में गुप्त ऊष्मा के मोचन हेतु उत्तरदायी है? अभिवहन, संचालन, संवहन या संघनन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने कल सॉल्व कर लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघनन। संघनन क्या होता है दोस्तों? गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य घोड़ा अक्षांश स्थित है? अर्थात कौन से अक्षांशों के मध्य घोड़ा अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड या फिर अश्व अक्षांश स्थित होता है? घोड़ा अक्षांश, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड, कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। घोड़ा अक्षांश कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको यहाँ पर अगर ग्लोब पे देखा जाए दोस्तों, ये 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन है तथा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। यहाँ से दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश
पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर 30 से 35 डिग्री और 30 से उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र में अश्व अक्षांश या फिर इसी को अश्व अक्षांश या घोड़ा अक्षांश कहते हैं। क्यों दोस्तों? यहाँ पर इसको देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश के मध्य कौन सी पवनें प्रवाहित होती है? इनके मध्य प्रवाहित होने वाले दोस्तों पछुआ पवनें होती है। तो अश्व अक्षांश या घोड़ा अक्षांश 30 से 35 डिग्री उत्तरी व 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्यांग या चीन के तारिम बेसिन में प्रारंभिक वसंत ऋतु में तीव्र उष्ण धाराएं अनुभव की जाती है जिनसे असुविधा होती है। इस धारा का लोक प्रचलित नाम क्या है? अर्थात कौन सी उष्ण धारा सिक्यांग या तारिम बेसिन में प्रवाहित होती है? फोन, कैटाबैसिक, चिनूक या काराबुरान, इनमें से कौन सी पवन या कौन सी स्थानीय पवन तारिम बेसिन में प्रवाहित होने वाली एक उष्ण पवन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काराबुरान तारिम बेसिन में प्रवाहित होने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। फोन दोस्तों आल्पस पर्वत पर चलने वाली एक उष्ण पर्वत अथवा उष्ण पवन है। चिनूक दोस्तों यूएसए के रॉकीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों पर चलने वाली एक गर्म पवन है। इसी को दोस्तों हिमभक्षिणी पवन भी कहा जाता है। जब ये पवन स्थानीय पवन प्रवाह उस रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलानों से प्रवाहित होती है तो वहां पर हिम को पिघला देती है, तो इसी कारण इसे हिमभक्षिणी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पवन का नाम बताइए जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देते हैं। लू, मॉनसून, मिस्ट्रल या चिनूक, कौन सी ऐसी पवन है जिसके कारण मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है? अर्थात कौन सी पवन मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदल देती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। मौसम के अनुसार परिवर्तित होने वाली पवन कौन सी पवन है? तो दोस्तों मौसम के अनुसार परिवर्तित होने वाली अर्थात मौसम के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित करने वाली पवन मानसून या फिर मानसूनी पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर तल पर वायु दाब कितना होता है? 1002.20 मिलीबार, 1035.40 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार या फिर 1018.12 मिलीबार, कौन सा इनमें औसत सागर तल पर वायु दाब अंकित किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। सागर तल पर वायु दाब कितना होता है? वायु दाब था एयर प्रेशर या वायु दाब क्या होता है दोस्तों? किसी इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु का भार ही इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु का भार ही वायु दाब कहलाता है। इसे दोस्तों हम बैरोमीटर से भी मापते हैं और इसकी मापने की इकाई मिलीबार या पास्कल से भी इसका मापन किया जाता है। तो सागर तल पर दोस्तों औसत वायु दाब 1013.25 मिलीबार माना जाता है। वायु दाब को दोस्तों मापने के लिए इंच, सेंटीमीटर, मीटर के द्वारा भी इन्हें मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन व्रतों पर उच्च वायुदाब होने का प्रमुख कारण क्या है? आयन व्रतों पर उच्च वायुदाब होने का क्या कारण है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव, निम्न तापमान, जेट स्ट्रीम का दबाव या नीचे उतरती वायु राशि? आयन व्रतों पर उच्च वायुदाब होने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। आयन व्रतों पर
उच्च वायुदाब होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीचे उतरती वायु राशि के कारण ही आयन वृत्तों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसको समझते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र को हम आयनवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर तो अधिक होता है, तो उच्च तापमान है, तो यहाँ पर न्यून वायुदाब होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ऐसी स्थितियां नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से अर्थात विषुवत रेखा से प्रवाहित होने वाली पवन जब ऊपर उठकर कोरियोलिस बल के कारण अपनी दिशा में विक्षेप कर लेती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, तथा जैसे जैसे ये पवन अपनी दिशा में विक्षेप के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे ऊपर जाती है, तो ऊंचाई के साथ ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में भी कमी आती है, जिस कारण यह अधिक ऊंचाई पर नहीं जा पाती, तथा यह यहाँ से प्रवाहित होती हुई पुनः ठंडी होकर नीचे उतरने लगती है। तो यहाँ से नीचे उतर कर यह पुनः इन अयनवर्ती क्षेत्रों के अंदर प्रवाहित होने लगती है, जिससे एक शेल का भी स्वरूपता शेल देखने को मिलता है। इसी को हम हेडली शेल या हेडली कोस्ट कहते हैं। अर्थात नीचे उतरती हुई वायु के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयनवर्तीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब का कारण नीचे उतरती वायु राशि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मौसमी विषमताएं कहाँ पर मिलती है? उच्च अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में? कहाँ पर सर्वाधिक मौसमी घटनाएं मिलती है या फिर मौसमी विषमताएं पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। सर्वाधिक मौसमी विषमताएं कहाँ मिलती है? उच्च अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में? तो दोस्तों सर्वाधिक मौसमी विषमताएं हमें मध्य अक्षांशों में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 मीटर ऊंचाई पर किसी स्थान पर तापमान 26.50 डिग्री सेल्सियस आलेखित किया गया है, तो सागर तल का तापमान कितना होगा? 33 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 26.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 30.5 डिग्री सेल्सियस? अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पर किसी स्थान पर तापमान अगर 26.50 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है, तो सागर तल का तापमान कितना होगा? तो बताइए दोस्तों, सॉल्व कीजिए दोस्तों इसको। चलिए देखते हैं दोस्तों, 1000 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर दोस्तों हमें नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग इसका आंसर सॉल्व करते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों? प्रति 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। तो दोस्तों 1000 मीटर की ऊंचाई पर अगर किसी स्थान का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस माना गया है, तो सागर तल पर इसका कितना तापमान होगा? तो प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी, तो दोस्तों सागर तल में नीचे आएंगे, अगर सागर तल में तो ऊंचाई से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को माइनस कर दिया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान समुद्र तल पर मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खमसीन, तारिम बेसिन, मिस्ट्रल, रोन घाटी, फोन, आल्प्स पर्वत, बोरा, स्विट्जरलैंड। इनमें से दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों सही आंसर, कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन है दोस्तों, इनकी लोकेशन देखनी है, कहां पर कौन सी स्थानीय पवन का लोकेशन सुमेलित नहीं है।
आइए देखते हैं दोस्तों। खमसीन दोस्तों एक उष्ण पवन अर्थात गर्म पवन है जो कि तारिम बेसिन में नहीं चलती, परंतु यह मिस्र में चलने वाली एक उष्ण पवन है। तारिम बेसिन में दोस्तों काराबुरान था चीन में प्रवाहित होती है। इस पवन का नाम है काराबुरान। मिस्ट्रल दोस्तों रोन घाटी में चलने वाली एक ठंडी पवन है। फोन दोस्तों आल्पस पर्वत पर चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। बोरा दोस्तों स्विट्जरलैंड में नहीं चलती है, यह साइबेरिया में चलने वाली एक शीत पवन अर्थात ठंडी पवन के अंतर्गत मानी जाती है। स्विट्जरलैंड में दोस्तों स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत पर जूरन नाम की एक स्थानीय पवन प्रवाहित होती है। तो ऑप्शंस में देखिए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड डी। ए एंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। खमशीन मिस्र में चलने वाली एक स्थानीय पवन है और बोरा साइबेरिया में चलने वाली एक ठंडी पवन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। इसका कारण है दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। तो बताइए दोस्तों कारण और कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, कथन क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। सही बात है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। कारण देखते हैं दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। कारण भी सही है दोस्तों, परंतु क्या उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों का साल भर खुलना पश्चिमी हवाओं का कारण माना गया है? नहीं दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। का आंसर तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कारण और कथन दोनों सही है, परंतु ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फिर दोस्तों इसका कारण क्या होगा कि उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं? तो हमें पता है दोस्तों, यह है दोस्तों ब्रिटिश इसे हम यूरोप का पश्चिमी भाग मान लेते हैं। यहाँ पर ये अफ्रीका आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ के बंदरगाहों का साल भर खुले रहने का कारण दोस्तों यहाँ से चलने वाली अटलांटिक ड्रिफ्ट है। अर्थात उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट एक गर्म पवन है। इसके कारण यहाँ के बंदरगाह हमेशा बर्फ तथा हिमया की पिघली रहती है, जिस कारण यहाँ के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। धाराओं की बात की जाए दोस्तों तो एक ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि यहाँ से यह नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यहाँ है साउथ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ से दोस्तों विषुवतीय धारा तथा गर्म धारा प्रवाहित होती है। यह अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका से टकराकर दो भागों में प्रवाहित होने लगती है। एक धारा उत्तर में प्रवाहित होने लग जाती है, दूसरी धारा दक्षिण में प्रवाहित होने लगती है। उत्तर में प्रवाहित होने वाली दोस्तों पहली धारा यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में प्रवाहित होती है, इसे मैक्सिको की धारा कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों ये धारा उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग पर प्रवाहित होने वाली गल्फ स्ट्रीम धारा है। यही धारा दोस्तों आर्कटिक सागर के दक्षिण से होते हुए यूरोप के पश्चिमी भाग में उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है। यह भी दोस्तों एक उष्ण धारा है, जिस कारण यह पश्चिमी तथा यूरोप के पश्चिमी भाग से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। उत्तर वाली धारा दोस्तों नॉर्वेजियन धारा के नाम से जानी जाती है, जो एक गर्म धारा है। दक्षिण में प्रवाहित होने वाली दोस्तों कनारी करंट है, जो एक ठंडी जल धारा है। दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण ही उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह
साल भर खुले रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। वायुदाब और पवन संचरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक इसी तरह आप अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच, विद्यास्थली बैच, आचार्य बैच का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।